हेलो क्लास 10, कैसे आप सब। तो बच्चों आप सब अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट थर्ड की बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट फर्स्ट की बात कर चुका हूँ, सेकंड की बात कर चुका हूँ, अब जो बात होगी वो थर्ड पर बात होगी। थर्ड क्या लेकर के आ रखा हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर्ड होंगे। जो भी PYQ है, जो भी असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, वैसे असर्शन की हम कम डिस्कस करेंगे, हम PYQ बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, आया समझ के नहीं आया? तो बच्चों सेहत का ध्यान रखें और स्टार्ट करें। एक साथ स्टार्ट करते हैं, आओ, क्योंकि ठंड है भाई, आजकल ठंड बहुत लग रही है। स्टार्ट करते हैं। हाँ, फर्स्ट तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। मतलब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, ध्यान रखना बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। वर्क इज डन 1 जूल, वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज अक्रॉस द टू एंड्स। आया समझ के नहीं आया? मान लेते हैं कि यहां पर एक अप्लायंस कनेक्ट कर रखा है, यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल की एक बैटरी कनेक्ट कर दी। उसके बाद आगे आने पर यहां पर एक स्विच को क्लोज्ड कर दिया और सर्किट भी क्लोज्ड कर दिया। ठीक है, ओके। यहां से करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, सबको पता है। मान लेते हैं इस बैटरी ने 1 जूल वर्क डन किया है 1 कूलम चार्ज को पॉजिटिव से नेगेटिव लाने में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट। कितना काम किया है? 1 जूल काम किया है 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में। तो बेटा कितना बैटरा होगा, कितना बैटरी होगी? बैटरा नहीं, बैटरी 1 वोल्ट होगी। कभी कभी हो जाता है ऐसा। ओके बच्चों, आया समझ के नहीं आया? When 1 joule of work is required to move a charge of a amount 1 coulomb from one point to another, then it is said that the potential difference between the two terminal is 1 volt. आया समझ के नहीं आया? 1 जूल काम हो रहा है 1 कूलम चार्ज को दो एंड के बीच में मूव कराने में, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। कभी कभी जबान लड़खड़ा जाती है बच्चों, होता है, पढ़ाते समय भी होता है। मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा होता तो भी मैं कभी कभी मैं वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर देता हूँ, तो माफ करिएगा थोड़ा सा। ओके, आगे आगे कह रहा है कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। मतलब लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा। तो यहां पर लिखा भी तो है कि लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। सिल्वर का मटेरियल है, गोल्ड है, कॉपर है, ये किस चीज का मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा बच्चों, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आया समझ के नहीं आया? तो कोई वायर दे रखी है, इसकी लेंथ देख लेते हैं, L लेंथ है, रेसिस्टिविटी जो है इसकी रॉ है, और फॉर्मूला तो आपको पता ही है, इसका फॉर्मूला ये होता है, आपको सबको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। आया समझ के नहीं आया? ये डेरिवेट करके भी मैंने दिखाया था एक बार आपको। ओके, तो व्हेन लेंथ इज, जैसे आप लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, और लेंथ को घटाओगे तो बच्चों रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर आप एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन को बढ़ाओगे तो बेटा रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का मतलब ही ये होता है व्हेन एरिया इंक्रीजेस रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, व्हेन एरिया इंक्रीजेस रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। आया समझ क्या नहीं आया? कोई दिक्कत है? When area increases resistance will decrease, when area decreases resistance will increase। मतलब मोटी तार में रेजिस्टेंस कम मिलेगा, पतली तार में रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। जब भी एसी जैसे अप्लायंसेस की तारें क्या होती है? मोटी होती है, क्योंकि एसी को करंट ज्यादा चाहिए होता है। अगर वही एसी एक पतली सी तार से कनेक्ट कर दोगे ना बच्चों, तो उतना प्रॉपर करंट नहीं जा पाएगा। अगर प्रॉपर करंट नहीं जाएगा तो ऑपरेट नहीं हो पाएगा।
एसी को ऑपरेट करना है तो एक मोटी तार का कनेक्शन देना पड़ता है ताकि अच्छा करंट डिलीवर कर पाए वहां पर और वो ऑपरेट हो पाए, ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड अपॉन अलॉय रेदर देन प्योर मेटल। इलेक्ट्रिक टोस्टर की जो कॉइल है वो अलॉय की क्यों बनी होती है और प्योर मेटल की क्यों नहीं बनी होती है? तो आपको पता है ना कि बच्चों जो प्योर मेटल है ना बच्चों, प्योर मेटल के अंदर अगर सेम करंट को फ्लो करे, मान लेते हैं, लेट सपोज करते हैं सेम करंट कितना है, सेम करंट है 5 एम्पियर का, प्योर मेटल में अगर उसको फ्लो कराएंगे तो बच्चों उतना हीट जनरेट नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कम होता है। और अलॉय की अगर बात करें, अलॉय की अगर बात करें तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण हीट क्या हो जाएगी, ज़्यादा, क्योंकि हीट होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट किसके, रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट डेवलप हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज बोथ आर इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। इफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस हीट एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस for the same current flowing through the pure metal and the same current is also flowing through the alloy। 5 एम्पियर प्योर मेटल में से जा रहा है, 5 एम्पियर अलॉय में से जा रहा है, लेकिन हीट डेवलप कहाँ ज़्यादा हो गई है? देखो, प्योर मेटल का रेजिस्टेंस कम होने की वजह से हीट भी गिर गई, प्योर मेटल में हीट गिर गई, लेकिन अलॉय का रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हीट क्या हो गई, अप हो गई, तो अलॉय ज़्यादा गर्म हो जाएगा बच्चों। और आपको पता है इलेक्ट्रिक टोस्टर को गर्म होकर ही वो काम करेगा, इलेक्ट्रिक आयरन भी गर्म होकर के ही काम करती है। तो लिखा क्या है, रेसिस्टिविटी, वही ये होता है बेटा रेसिस्टिविटी, रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय हायर देन द प्योर मेटल। रेसिस्टिविटी क्या होती है बेटा, प्योर मेटल की, प्योर मेटल से ज्यादा होती है किसकी, अलॉय की बेटा। मोर एवर एट हाई टेम्परेचर द अलॉय डू नॉट मेल्ट रीडली बेटा, आसानी से अलॉय मेल्ट नहीं हो जाते, बहुत ज्यादा टेम्परेचर से अलॉय मेल्ट नहीं होते आसानी से। हैंस द जो कॉइल होती है बच्चों हीटिंग अप्लायंसेस की, वो जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिक टोस्टर की बात हो रही है या इलेक्ट्रिक आयरन की बात हो रही है, वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है अलॉय की, रेदर देन प्योर मेटल। प्योर मेटल की रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है, सिल्वर की तो सबसे कम रेसिस्टिविटी है, अलॉय की रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है। जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी उसके अंदर हीट डेवलपमेंट ज्यादा होगा। रेसिस्टिविटी ज्यादा होने का मतलब रेजिस्टेंस का ज्यादा हो जाना भी है, और रेजिस्टेंस का ज्यादा होने का मतलब हीट का ज्यादा डेवलप हो जाना भी है। ध्यान आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया, समझ आया बच्चों? कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी। क्या कंसिस्ट कर रहा है, क्या कंसिस्ट कर रहा है, बैटरी को कंसिस्ट कर रहा है। बैटरी ऑफ 2 वोल्ट की बैटरी है जिस ईच और इतना रेसिस्टर हो रखा है और एक और रेसिस्टर ये कनेक्टेड है और 12 ओम का भी एक रेसिस्टर है। एक बार बना देते हैं इसको, देखो बच्चों क्या बोल रहा है कि एक बैटरी लगानी है, 3 सेल है बच्चों बैटरी के अंदर, एक सेल, फिर कनेक्ट कर देते हैं दूसरा पॉजिटिव, 2 सेल, अब इसके नेगेटिव में तीसरा पॉजिटिव, ये 3 सेल की बैटरी बन गई है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव गैप देकर के नेगेटिव, फिर नेगेटिव में दूसरा पॉजिटिव गैप देकर के नेगेटिव, फिर उसमें पॉजिटिव फिर नेगेटिव गैप देकर के नेगेटिव चलता चला जाएगा। आया समझ के नहीं आया? अब कह रहा है कि कितने रेजिस्टेंस है, रेसिस्टर कितने हैं, 5 8 12, 5 8 12 बच्चों, 5 8 12, तो ये आ गया बेटा 5, ये आ गया 8, और भैया ये आ गया आपका 12। 3 रेसिस्टर मैंने सीरीज में कनेक्टेड कर दिया। सीरीज में कनेक्टेड है ना भाई? हाँ बिल्कुल सीरीज में कनेक्टेड है। आया समझ के नहीं आया? और भी कुछ बोल रहा है? और कुछ नहीं बोला। डायग्राम पूरा कंप्लीट करते हैं, एक प्लग लगा देते हैं जिसको क्लोज्ड कर देते हैं, प्लग की को क्लोज्ड कर दिया और हम सर्किट को पूरा कंप्लीट करते हैं। ये आ चुका है आपका स्कीमेटिक डायग्राम। करंट आई जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो हो रहा है। ये आपका 5 ओम है, ये आपका 8 ओम है, ये आपका 12 ओम है। दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। 3 resistor are connected in series. You can see that 5 ohm is connected to the 8 ohm, 8 ohm is connected to the 12 ohm in series.
दिस इज द डायग्राम आई मेक, ओके। 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट करके कितना वोल्ट हो गया टोटल? 6 वोल्ट हो गया, क्योंकि 3 सेल, 2 वोल्ट का एक सेल, 2 वोल्ट का एक सेल, 2 वोल्ट का एक सेल, टोटल कितना हो गया? 6 वोल्ट हो गया। तो मैंने तीनों ही सेल आपको बना करके दिखा दिए, प्लग की क्लोज्ड कर दी ताकि सर्किट भी क्लोज हो जाए, करंट फ्लो होता चला जाए। ये हो गया स्कीमेटिक डायग्राम। और भी कुछ करना था? ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हाँ, why does the core of an electric heater not glow while the heating element does? इलेक्ट्रिक जो हीटर है उसका जो कोड है वो ग्लो नहीं करता, लेकिन हीटिंग एलिमेंट करता है, ग्लो करता है। ग्लो मतलब उसमें से लाइट आना स्टार्ट हो जाती है। आपको मैंने बताया था ना कि बल्ब कैसे ग्लो करता है। बल्ब के अंदर लाइट एनर्जी जाती है, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी के अंदर। आपको बताया था ना कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स। Energy can be converted from one source to another. Electrical energy gradually converted into the heat energy, and heat energy gradually converted to the light energy. आया समझ के नहीं आया? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो हीट एनर्जी का थोड़ा पार्ट लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बल्ब है वो लाइट फेंकने लग जाता है, एमिट करने लग जाता है। आया समझ के नहीं आया? तो यहाँ क्या लिखा है कि जो कोड होता है एक इलेक्ट्रिक हीटर का, वो किसका बना होता है? वो बना होता है मेटेलिक वायर का। और आपको पता है मेटेलिक वायर की रेसिस्टिविटी क्या है? कम है। जैसे कॉपर का बना होगा या एल्युमिनियम का बना होगा, जिसका रेजिस्टेंस कितना है? लो है। रेसिस्टिविटी कम है, रेजिस्टेंस लो है। रेजिस्टेंस के लो होने से वो हीट डेवलप नहीं करेगा। वाइल द हीटिंग एलिमेंट जो है, वो हीटिंग एलिमेंट किसका बना हुआ है? वो एक अलॉय का बना हुआ है। किसका बना है बच्चों? वो बन रखा है अलॉय का बन रखा है। और अलॉय का क्या होता है? ज्यादा रेजिस्टेंस होता है उसके कंस्टिट्यूएंट से। कंस्टिट्यूएंट मेटल जो भी है, एल्युमिनियम से ज़्यादा रेजिस्टेंस इसका होगा और कॉपर से ज़्यादा रेजिस्टेंस अलॉय का होगा। आया समझ के नहीं आया? कोई दिक्कत? अब मैंने आपको एक चीज़ दोबारा समझाई थी कि यहाँ पर क्या होता है, हीट प्रोपोर्शनेट किसके है? आर के। फॉर द सेम करंट, सेम करंट होगा। मान लेते हैं 5 एम्पियर करंट जो है वो मेटल में से भी जा रहा है और वो जा रहा है अलॉय में से भी, 5 एम्पियर करंट। लेकिन मेटल का रेजिस्टेंस कम होने की वजह से हीट क्या हो जाएगा? हीट कम डेवलप करेगा। अलॉय का रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हीट ज़्यादा डेवलप करेगा, और ज़्यादा हीट डेवलप करेगा अलॉय, तो ये लाइट को बेटा लाइट को क्या करने लगेगा? एमिट करने लगेगा। हीट के बाद ये लाइट को एमिट करेगा, और आसानी से जलने वाली चीज़ भी नहीं है अलॉय। आए समझ? दस फॉर द सेम करंट, फॉर द सेम करंट जो H है, फॉर द सेम करंट, देख लेना एक बार, जो H है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट किसके हैं बच्चों? R के हैं। तो क्या होगा? मोर हीट क्या होगी? मोर हीट क्या होगी? बनने लग जाएगी हीटिंग एलिमेंट में। आया समझ के नहीं आया? आया समझ के नहीं आया? अलॉय में ज्यादा हीट जनरेट होगी। क्यों जनरेट होगी अलॉय के अंदर? क्योंकि अलॉय का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट ज्यादा होगी। हीट ज्यादा होगी तो कुछ जो पार्ट है हीट एनर्जी का वो कन्वर्ट हो जाएगा लाइट एनर्जी के अंदर, और वो क्या करेगा? ग्लो करने लग जाएगा। कौन? हीटिंग एलिमेंट। कौन नहीं ग्लो कर रहा? मेटल। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है और हीट कम डेवलप हो रही है। आया समझ के नहीं आया? ओके बच्चा लोग, ओके नेक्स्ट। कहता है कॉपर वायर हैज अ डायामीटर ऑफ 0.5 mm, डायामीटर ऑफ 0.5 mm एंड रेसिस्टिविटी, एक बार मैं एकदम डायामीटर कितना दे रखा है? 0.5 mm, मतलब मिलीमीटर में है, और जो रेसिस्टिविटी है बच्चा लोग वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ? बेटा लेंथ बतानी है, वायर की लेंथ क्या हो गई है ना, ताकि रेजिस्टेंस कितना हो जाए? वो हो जाए 10 ओम। लेंथ बतानी है। तो बच्चा लोग सबसे पहले डायामीटर दे रखा है, तो बच्चा लोग करना क्या है कि जो डायामीटर है जो कि 0.5 मिलीमीटर है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि बच्चा लोग 1 मीटर में 1000 मीटर होता है, ये सबको पता है। तो जब हम डायामीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर तो 0.5 मिलीमीटर को डिवाइड करना पड़ जाएगा 1000 से, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मीटर होता है। और ये वाला भी पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो 5 डिवाइड में 10,000 बेटा, 1 2 3 4, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁴ लिख सकते हैं। और पूरा सॉल्व करने पर बच्चा डायामीटर कितना आ जाएगा? अगर ये ऊपर चला गया तो 5 इंटू में ये 10⁻⁴ प्लस का है, ऊपर जाती है 10⁻⁴ क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है, मीटर में कन्वर्ट हो
चुका है। कोई दिक्कत? डायामीटर से रेडियस निकालना बहुत आसान हो जाता है कि 5 इंटू में 10 का पावर -4 को डिवाइड कर दोगे 2 से, तो बेटा रेडियस कितना निकल करके आ गया? 5 का आधा होता है 2.5, तो 2.5 इंटू में 10 का पावर -4 मीटर। ये निकल करके आ गई बच्चा लोग, ये निकल करके आ गई है, रेडियस निकल करके आ चुकी है। कोई दिक्कत? अब देख लेते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। R बराबर में रॉ और L इंटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और हमें निकालनी क्या है? हमें निकालनी है लेंथ। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया? आर ए डिवाइड में रॉ बराबर में, ये लेंथ का फॉर्मूला हो गया, ये ए डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला गया और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला गया। आया समझ के नहीं आया? अब लेंथ ऑफ द वायर हम देख लेते हैं कितनी निकल रही है। ओके, लेंथ देख लेते हैं कितनी है। आर का वैल्यू कितना है? 10 दे रखा है, 10 मल्टीप्लाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इंटू में आर इंटू में आर, वही आर स्क्वायर हो गया बच्चों, और डिवाइडेड बाय रॉ कितना है? रॉ दे रखा है 1.6 इंटू में 10 रेज टू का पावर -8। आया समझ के नहीं आया? कोई दिक्कत? अब लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? 10 को 10 रहने देते हैं, पाई की जगह 22 डिवाइडेड बाय 7 लिख देते हैं, और आर यहां निकाल करके बैठे पड़े हैं। 2.5 इंटू में 10 का पावर -4, ये आर आ गया, फिर 2.5 इंटू में 10 का पावर -4 ये आ चुका है, और डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू में 10 का पावर -8। 10 का पावर -4, 10 का पावर -4 कितना हो गया? 10 का पावर -8। तो ये दोनों कट चुके हैं इसके साथ। कोई दिक्कत? ओके, आगे देख लेते हैं। 10 इंटू में 22 इंटू में 2.5 इंटू में 2.5, क्योंकि कटिंग हो गई है, और डिवाइडेड बाय 1.6 बचा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? बता दो। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब करेंगे क्या कि आप सबको पता है कि 10 इंटू में 22 यहाँ कर दिया, फिर 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625, तो 6.25 हो जाएगा यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय क्या चलता चला जा रहा है? 1.6 चलता चला जा रहा है। अब क्या करते हैं कि पॉइंट हटा देते हैं, और पॉइंट हटाने के बाद क्या करते हैं बच्चों? पॉइंट हटाने के बाद 0 यहाँ लगा देते हैं। पॉइंट हटाने के बाद 0 यहाँ लगा देते हैं। अब सीधी सीधी मल्टीप्लाई करते हैं। लेंथ कितना निकल करके आ गया? 100 की मल्टीप्लाई 625 में करेंगे तो 625 हो जाएगा भाई। 6.25 में 100 की मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट आगे खिसक जाएगा, और डिवाइडेड मल्टीप्लाई में 22 डिवाइडेड बाय 16। अब पूरा सॉल्व करो भाई, क्या आंसर आएगा? पूरा सॉल्व करोगे ना बच्चों तो आंसर आ जाएगा 122.76 करके कोई आंसर आएगा। ये लेंथ ऑफ द वायर होगी। आपको कैलकुलेशन खुद ही करनी पड़ेगी। ये लेंथ ऑफ द समझ आ गया? ये समझ आया कि भाई 6.25 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट आगे खिसकता चला जाएगा 2 डिजिट, तो 625 हो गया। 625 इंटू में 22 डिवाइडेड बाय 16, जब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 122.76। कोई दिक्कत है? आगे देख लें एक बार। क्वेश्चन खत्म तो नहीं हुआ क्योंकि एक पार्ट और बचा हुआ है। वो कह रहा है कि कितना, ये तो यार चलो कोई बात नहीं। ये कह रहा है कि अगर हम रेजिस्टेंस, अगर डायामीटर को डबल कर दे, अगर हम डायामीटर को डबल कर दे तो क्या कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ जाएगा। अगर हम डायामीटर को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, तो देख लेते हैं। रेजिस्टेंस में डायामीटर को डबल करते हैं तो न्यू डायामीटर क्लियर है। न्यू डायामीटर को मैं कह सकता हूँ डी डैश। क्या दूँ? डी डैश। न्यू डायामीटर क्या है? डबल कर दिया ना, पुराने डायमीटर को डबल कर दिया तो 2D हो गया। आया समझ? तो न्यू रेडियस क्या निकलेगी भाई? न्यू डायमीटर अगर 2D है तो न्यू रेडियस क्या होगी, जिसको R डैश कह रहे हैं। ये न्यू डायमीटर है, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, है ना। डायमीटर को डिवाइड 2 से करते हैं तो निकल जाती है। ये कटिंग होकर के क्या आ गया? D आ गया। और D का वैल्यू कितना था, मतलब रेडियस कितना निकल करके आ गया? D का वैल्यू कितना था चेक कर लो एक बार। D का वैल्यू था 5 इंटू में 10 का पावर -4। 5 इंटू में 10 का पावर -4। न्यू रेडियस निकल करके आ गई भाई। न्यू डायमीटर ट्वाइस ऑफ डायमीटर हो गया, तो न्यू रेडियस के लिए क्या करेंगे? ट्वाइस ऑफ डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो डायमीटर आ गया। मतलब न्यू रेडियस पुराना डायमीटर है, न्यू रेडियस पुराना डायमीटर है। आया समझ के नहीं आया? अब पूरा करते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? आगे कंटिन्यू करते हैं। रॉ कितना दे रखा? 1.6 इंटू कितना दिया हुआ था? 1.6 इंटू 10 का पावर -8। 10 का पावर -8 दे रखा है, इंटू में L अभी जस्ट निकाल के बैठे हैं। ये कितना? 122.76। 122.76 निकाले गए, और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कर देते हैं। एरिया कितना था? पाई r स्क्वायर था, वही पाई r स्क्वायर। बेटा r तो ये वाला लगेगा,
10 का पावर -4, 10 का पावर -4। अगेन -4 क्या हो गया बच्चों भाई, -4 -8 हो गया। तो ये दोनों कट जाएगा किसके साथ, इसके साथ कट जाएगा। कोई दिक्कत है या नहीं? आगे देखते हैं क्या बचा। रेजिस्टेंस कितना आ गया है 1.6 इंटू में 122.76 डिवाइडेड बाय 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू में 5 इंटू में 5। बच्चों अब आपकी कैलकुलेशन रह गई है, अब आप कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल करके लेकर के आएंगे, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो और आंसर आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत है? आपको कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी भाई, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं समझा पाऊंगा आपको, सॉरी। आपको खुद ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फाइनल में आंसर आपका 2.5 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप खुद करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो और आपका आंसर 2.5 आ जाएगा। कैलकुलेशन टेक्स टाइम। ओके बच्चा, कैलकुलेशन आपको खुद करना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। ओके, शो हाउ वुड यू कनेक्ट। अच्छा मैं एक बता देता हूँ बात, मैंने लास्ट का जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, आपको होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन 11th है, आप खुद करो, प्रैक्टिस करो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप बेसिक्स क्लियर नहीं करोगे, तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए मेरी पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेगी, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, जिसके अंदर मैं इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से समझा रखा है। वहां जाकर के अच्छे से क्लियर करें, अपने बेसिक्स को क्लियर करोगे तब न्यूमेरिकल्स पे आना बच्चों। न्यूमेरिकल्स पे आने का मतलब होता है व्हेन यू क्लियर योर बेसिक्स ना, देन यू हैव टू कम ऑन द न्यूमेरिकल्स। आया समझ के नहीं आया? बेसिक्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि बेसिक्स क्लियर करने पर आप स्ट्रॉन्ग बनते चले जाते हैं। चलो आगे देखते हैं। शो हाउ वुड यू कनेक्ट थ्री रेसिस्टर है और जो 6 ओम के 3 रेसिस्टर है, ताकि आंसर क्या आ जाए 9 और 4। तो बेटा एक बात समझते हैं कि 3 रेसिस्टर है, एक मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ओके, और एक मैंने जस्ट इसके पैरेलली कनेक्ट कर दिया, 2 तो मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिए, और तीसरा मैं कनेक्ट कर देता हूं सीरीज में, मतलब 2 पैरेलल में 1 सीरीज में। ओके, ये 6 और ये 6। तो हम क्या करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो आर नेट निकालना है। आर नेट निकालने के लिए मतलब टोटल रेजिस्टेंस के लिए पहले रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आ रहा है, फिर रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना है। आया समझ के नहीं आया? रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना है और ये थर्ड रेजिस्टेंस कितना है, R3 कितना है, इन दोनों को प्लस कर देंगे। पहले इसको पूरा टोटल करके लिखेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर प्लस कर देंगे। देखते हैं एक बार पैरेलल में कितना है, चेक कर लेते हैं। आरपी निकाल के देखते हैं एक बार। पैरेलल वाले का फॉर्मूला पता है ना आपको, 1 डिवाइड में RP बराबर में 1 डिवाइड में R1 प्लस में 1 डिवाइड में R2। आगे सॉल्व करने पर 1 डिवाइड में R, ये 6 है और ये भी आपका 6 है। आगे करने पर 6 एलसीएम हो गया, ऊपर 2 हो गया, और आगे करने पर कैंसिल आउट करने पर 1/3 हो गया। लास्ट में क्या आंसर आएगा, 1 डिवाइड में RP कितना आ चुका है, 1 डिवाइड में 3। अब रेसिप्रोकल कर दो, ऊपर नीचे कर दो, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 3। या क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हो आप। आंसर क्या आ गया, RP का आंसर कितना है 3, यहां निकाल दिया, और R3 कितना है 6, टोटल आंसर कितना आ गया 9। पहले वाला कंप्लीट हो गया। पहले पैरेलल में सॉल्व करा, आंसर आ गया 3, फिर पैरेलल को, ये पैरेलल को सॉल्व करके जो आंसर आया उसको 6 में प्लस कर दिया सीरीज में, तो जाकर के आंसर आ गया 9। 2 पैरेलल में, 1 सीरीज में था, पैरेलल को सॉल्व करके सीरीज के साथ प्लस कर दिया, पैरेलल को सॉल्व करके सीरीज के साथ प्लस कर दिया, आंसर आ गया 9। आया समझ के नहीं आया? कोई दिक्कत है? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। कहता 4 आंसर आना चाहिए, इसका उल्टा कर दो बेटा, 2 सीरीज में कर दो, 2 सीरीज में कनेक्ट कर दो, और 1 कनेक्ट कर दो पैरेलली, 1 पैरेलल में कनेक्ट कर दो। तो कैसे सॉल्व करना है, 2 सीरीज में सॉल्व करके फिर लास्ट में पैरेलल के साथ सॉल्व कर दो। आर नेट कैसे निकलेगा, है ना? पहले क्या करेंगे, सीरीज कर देंगे, सीरीज के बाद फिर उसको पैरेलल में, सीरीज के बाद क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा ना बच्चा, जो भी आंसर आएगा उसको पैरेलल रख देंगे। पहले सीरीज वाला कर लेते हैं, चलो सीरीज वाला कर लेते हैं। 6 और 6 सीधा सीधा 12 आ गया आंसर, सीरीज वाला आंसर आ गया R1 प्लस R2। आप इसको पैरेलल में करके देखते हैं। अब आर नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीरीज वाला रख दिया और रख दिया R3 पैरेलल में, तभी आर नेट निकलेगा। तभी क्या निकलेगा बच्चों, तभी आर नेट निकलेगा। सीरीज में क्या होता है, 6 6 12, सीधा सीधा 12 आ गया। अब 12 को पैरेलली किसके साथ सॉल्व करना है, 6 के साथ। 12 को 6 के साथ सॉल्व करते हैं, 12 को 6 के साथ सॉल्व करते हैं, पैरेलली सॉल्व करना है। 12 और ये आ गया आपका 6, एलसीएम लिया, आंसर आ गया 12। 12 एलसीएम आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है? ये नज़र विजिबल है आपको, ये नीचे वाला? चलो कोई बात नहीं, फिर मैं इसके लिए ऐसा करता हूँ कि मैं कहीं और लिखना शुरू कर देता हूँ। एक प्लस करके एक पेज ले लेते हैं, कितना था, आर नेट कर देते हैं, 1/r नेट करेंगे तो आ जाएगा RS
R3 को दिक्कत है। उसके बाद R नेट कर देते हैं बच्चों। ये तो 12 आ चुका था, पीछे 12 लिखा है अपने बेटा, और यहाँ पर है 6, और दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2, क्योंकि 6 को 12 बनाना है। सॉरी, एलसीएम हो जाएगा 12, एलसीएम हो जाएगा 12। अरे क्या हो गया, एलसीएम हो जाएगा 12, तो 6 के पाड़े में 12 आता है 2 पे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस में 2 गया, 1 डिवाइड में आर नेट आ गया आपका 3 डिवाइड में 12, और पूरा कैंसिल करेंगे तो 1 डिवाइड में 4। अब आर नेट कितना आ रखा है, 1 डिवाइड में 4। ओके, अब रेसिप्रोकल कर लो, इसको ऊपर ले जाओ, उसको नीचे ले जाओ, उसको ऊपर ले जाओ, उसको नीचे ले जाओ, तो आर नेट आ जाएगा आपका 4 ओम। कोई दिक्कत? ओके, इसका आंसर भी आ चुका है, 4 ओम वाला भी आंसर आपका आ चुका है। कोई दिक्कत है? ओके, फिर कह रहा है कि वो क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद कह रहा है कि एक गरम प्लेट है, इलेक्ट्रिक अवन कनेक्टेड है, जिससे 220 वोल्ट की तो बैटरी दे रखी है। कहता है कि 2 रेजिस्टेंस है, कॉइल ए है, कॉइल बी है, और हर एक 24 का है। कहता है कि एक तो सेपरेटली यूज़ कर रहे हैं, फिर सीरीज में यूज़ कर दिया, फिर पैरेलल यूज़ कर दिया। व्हेन यूज्ड इन सेपरेटली, व्हेन यूज्ड इन सेपरेटली यूज़ करा जा रहा है, सेपरेटली यूज़ किया जा रहा है बच्चों। क्या यूज़ किया जा रहा है, सेपरेटली करा जा रहा है। तो देख लेते हैं, आर कितना है सेपरेट के अंदर, आर कितना है, 24 दे रखा है ना। कॉइल ए है और कॉइल बी है, सेपरेट कर रहे हैं, ए को सेपरेट कर रहे हैं, बी को सेपरेट कर रहे हैं, तो ए का वैल्यू भी 24 है, बी का वैल्यू भी 24, सेपरेट निकाल रहे हैं। आई का फॉर्मूला पहले ओम्स लॉ लगा देते हैं, यहाँ पर क्या लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, वी बराबर में आई आर बोलता है, तो आई बराबर में क्या होगा, वी डिवाइड में आर होगा। आया समझ के नहीं आया? ये जो आई है ये करंट है बेटा, यहाँ पर I1 लिख दूं, 1 से क्लियर हो जाएगा। I1 इज द करंट फ्लोइंग, इज द करंट फ्लोइंग थ्रू, बस तेरी, हाँ कैसे हैंग सा हो गया ये, हाँ ठीक है, थ्रू सेपरेट रेसिस्टर बेटा। आए समझ के नहीं आया तो I1 हो गया। अब देख लेते हैं V कितना है, 220 दे रखा है, वहाँ चेक कर लो, और R कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा इसको, ऊपर आ गया 110, नीचे आ गया 12, और सॉल्व करेंगे ऊपर आ गया 55, नीचे आ गया 6, और सॉल्व कर दो उसको, 6 को 55 से डिवाइड करके देखो कितना आएगा, 6 निम 54 हो गया, 1 आ गया, फिर पॉइंट लगाया 0, 6 कम 6 हो गया, और यहाँ पर 4 36, तो 9.16 करके आंसर आएगा एम्पियर के अंदर। तो इस कॉइल में से, सेपरेट कॉइल में से बच्चों, सेपरेट कॉइल में से कितना करंट गया है, 9.16। सेपरेट वाला केस कर दिया बेटा, केस नंबर फर्स्ट हो गया। अब यहां पर हम कर देते हैं केस नंबर सेकंड, इन सीरीज वाला। सीरीज में कैसे, पहली कॉइल कनेक्टेड है दूसरी कॉइल से ऐसे सीरीज में, ये भी 24 और ये भी 24। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, R1 प्लस R2 करना पड़ेगा। R1 कितना है 24, R2 कितना है 24, दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 48। कोई दिक्कत? फिर ओम्स लॉ लगा देते हैं, V बराबर में I R और I1 करंट तो सेपरेट उसमें निकला था, सेपरेट वाले में। I2 करंट निकलेगा किस में से, सीरीज वाले में से निकलेगा। अब देख लेते हैं I2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V डिवाइड में R हो जाएगा। V कितना दे रखा है 220, R कितना है 48। सॉल्व करो, ऊपर कितना हो गया 110, 2 के पाड़े में गया, यहाँ हो गया 24, फिर सॉल्व करो, ऊपर 55 हो गया, नीचे हो गया 12। कोई दिक्कत? नीचे हो गया 12, तो 12 को 55 से डिवाइड देके देखो, 48 हो गया आपका, आ गया 7.0 12 5 60 12 6 72 60 10 हो गया। अब यहाँ पर 0 12 96 12 12 6 12 72 78 4.5 करके आंसर आ गया। I2 कितना आ गया 4.5 एम्पियर। इतना ज़्यादा करने की भी नीड नहीं होती, 4.5 आ गया। कोई दिक्कत है? बाकी कर लेना इस कैलकुलेशन को, क्या निकलेगा, आंसर आ गया 4.5। तो I2 करंट किस में से फ्लो हो रहा है, सीरीज में से फ्लो हो रहा है बेटा। I2 करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सीरीज सर्किट।
I2 करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सीरीज सर्किट, और कितना है 4.5 हो गया 4, और इसमें कितना था, इसमें आ रहा था 9.16 सेपरेट हो रहा था। तीसरे वाले में क्या कह रहा है, पैरेलली। अब पैरेलल वाले के लिए एक ऐड कर देते हैं नया, इन पैरेलल। ओके, अब ये थर्ड वाला केस हो गया। पैरेलल में सॉल्व करते हैं, तो पैरेलल में सॉल्व करने का कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। पहले इसको टोटल निकाल देते हैं, R1 कितना है और R2 कितना है। यहाँ पर ये भी 24 था और बच्चा लोग ये भी 24 था। अब पूरा सॉल्व करेंगे तो 24 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 2, और पूरा कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया 1 डिवाइड में 12। ओके, तो RP कितना आ गया, अब रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका। 1 डिवाइड में RP कितना आ गया, 1 डिवाइड में 12। अब ये रेसिप्रोकल करेंगे तो RP कितना आ चुका है, आ चुका है 12 ओम। अब यहाँ पर ओम्स लॉ लगा देते हैं दोबारा से, हर जगह ओम्स लॉ लगता चला जाएगा। V बराबर में I3R। I3 क्या है, I3 इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द पैरेलल सर्किट, लिख देना बच्चों। तो I3 का क्या हो गया, V डिवाइड में R। V कितना था 220 था, R कितना है, R है आपका 12। अब सॉल्व करोगे तो 110 ऊपर आ गया, 6 नीचे आ गया, और सॉल्व करके 55 ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया, और पूरा सॉल्व करने पर क्या आएगा भाई, 3 एकम 3 हो गया, 2 आ गया 25, 3 अट्ठे 24 हो गया, 1 आ गया, पॉइंट लगाया 0, 3 9, 18.3। तो I3 कितना आ गया, I3 आ गया 18.3। 18.3 एम्पियर करंट जो है वो पैरेलल में से फ्लो कर रहा है, और 4.5 सीरीज में से फ्लो कर रहा है, और 9.16 सेपरेटली फ्लो कर रहा है, हर रेसिस्टर में से, सेपरेट रेसिस्टर में से फ्लो कर रहा है। तीनों केसेस मैंने आपको बता दिया, देख लो एक बार। कोई दिक्कत है, नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। कंपेयर द पावर 2 ओम रेसिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। पहला दे रखा है कि 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है सीरीज में 1 और 2 के साथ। सबसे पहले देखते हैं सीरीज में कनेक्टेड है, टोटल देख लेते हैं। R1 होगा और R2 होगा, क्या क्या दे रखा है, 1 और 2। 1 और 2 को प्लस करने पर आंसर कितना आ जाएगा 3। ओके, सीरीज में करंट सेम होता है ना बच्चों, सीरीज में करंट सेम होता है कि नहीं होता, तो बेटा I निकाल लेते हैं। I का फॉर्मूला क्या हो गया, V डिवाइड में R। V कितना दे रखा है 6, चेक कर लो, V 6 है, और I ये कितना है, तो करंट कितना आ गया 2 एम्पियर। तो करंट कितना आ गया 2 एम्पियर करंट, सीरीज में है ना, सीरीज में करंट सेम होता है, हर रेसिस्टर में से सेम करंट है, 1 ओम में से भी सेम करंट जाएगा और 2 ओम में से भी सेम करंट जाएगा। तो 2 एम्पियर करंट इज flowing through 2 ohm resistor। नाउ पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास I है, आपके पास R है, वैसे तो VI फॉर्मूला होता है, तो IR वाला फॉर्मूला क्या होगा, V को हटा देते हैं और IR लगा देते हैं, और यहाँ पर I, तो फॉर्मूला क्या बन चुका है I स्क्वायर R, इसकी जगह IR आ चुका है, चेक कर लो। I भी है R भी है, I कितना दे रखा है 2, तो बेटा 2 का स्क्वायर, R कितना दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 इंटू 2 आंसर आ गया 8। तो पावर निकल करके कितनी आ गई, पावर निकल करके आ गई 8 वाट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में सेम करंट 1 में से जाएगा और सेम करंट 2 में से जाएगा, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है बच्चों। सीरीज कनेक्शन में जो करंट होता है वो हर रेसिस्टर में से सेम जाता है। अगर मान लेते हैं कि 2 एम्पियर करंट इसमें से होकर के गया, तो बेटा 2 एम्पियर करंट इसमें से होकर गया, 1 में से भी 2 गया, 2 में से भी 2 गया, तो मैंने इन दोनों का सहारा लेके सॉल्व कर दिया। हमें करंट गिवन था, हमें रेजिस्टेंस गिवन था, पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर R वाला लगाया जिसमें करंट भी है और रेजिस्टेंस भी है, करंट और रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाया क्योंकि यही गिवन है ना, तो हमने पुट करा तो आंसर आ गया 8 वॉट। आया समझ के नहीं आया। अब सेकंड देखिए क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि 4 वोल्ट की बैटरी है और पैरेलल कनेक्शन है, और कह रहा है कि 12 ओम और 2 ओम का पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन बना के दिखा देता हूं मैं आपको। ये 12 है और ये है आपका, ये आपका 2 है। तो एक बात बताओ, पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड नहीं हो जाता, पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड होता है बेटा, ध्यान रखना। तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है, लेकिन एक चीज सेम होती है पैरेलल कनेक्शन में, ध्यान रखना, वो होती है वोल्ट सेम होता है। पैरेलल कनेक्शन में वोल्ट सेम होता है, 4 वोल्ट होगा बेटा,
आया समझ के नहीं आया? पैरेलल कनेक्शन में वोल्ट सेम होता है, करंट डिवाइड हो जाता है। तो बच्चों करना क्या है, आपको वोल्ट दे रखा है, आपको रेजिस्टेंस दे रखा है। 2 ओम की बात हो रही है ना भाई, पावर को कंपेयर, पावर को किस में करना है, 2 ओम में ही तो करना है। यहां पर 2 ओम में मैंने यहां कंपेयर कर दिया, यहां वोल्ट दे रखा है, सेम वोल्टेज अकर इन 2 ohm because they are connected parallelly। आया समझ के नहीं आया? तो आपके पास V है और R है, तो पावर का फॉर्मूले में V और R कब आता है, ये वाला फॉर्मूला होता है V स्क्वायर डिवाइड में R। ये भी पावर का फॉर्मूला है, V स्क्वायर डिवाइड में R। V कितना रखा है, 4 इंटू में 4 स्क्वायर हो गया, R कितना है 2। अब यहाँ पर कट किया तो यहाँ पर 2 आ गया, 2 4 जा 8, यहाँ पर भी 8 आ गया, तो पावर कितने निकल करके आ गई, 8 वाट। मतलब दोनों में पावर सेम है, कोई दिक्कत? यहां वोल्टेज का सहारा ले लिया क्योंकि सेम वोल्ट होती है ना बेटा, यहां पर सेम करंट होता है, तो मैंने करंट का सहारा लिया। मुझे पता था कि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होगा, तो मैंने करंट का सहारा लिया और रेजिस्टेंस का सहारा लिया। आया समझ के नहीं आया? करंट निकालने के लिए टोटल को डिवाइड कर दिया था मैंने, यहां चेक कर सकते हैं आप। आया समझ के नहीं आया? और मुझे इतना पता था कि पैरेलल कनेक्शन है तो वोल्ट सेम है। क्या सेम है, वोल्ट, इसलिए मैंने वोल्टेज का सहारा ले लिया यहाँ पर। तो फॉर्मूला मैंने V स्क्वायर R इसलिए लगाया क्योंकि वोल्ट सेम था, और फॉर्मूला मैंने I स्क्वायर R इसलिए लगाया क्योंकि I सेम था। ये आपको ब्रेन लगाना पड़ेगा कि सीरीज कनेक्शन में I सेम है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, और जो पैरेलल कनेक्शन में V सेम है तो बेटा ये फॉर्मूला लग जाएगा। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस कनेक्शन में क्या सेम है। ठीक है बच्चों? ओके नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। कह रहा 2 लैंप है, 2 लैंप है, लैंप फर्स्ट लिख देता हूं सबसे पहले मैं कि लैंप फर्स्ट बेटा कह रहा है कि पावर कितनी दे रखी है, 100 वाट की पावर है एक लैंप की, ठीक है, और ऑपरेट होता है 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। ये लैंप फर्स्ट आ गया, और यहां पर लिख देता हूं लैंप सेकंड। बच्चों लैंप सेकंड में क्या है, लैंप सेकंड है 60 वाट का बेटा, लैंप सेकंड है 60 वाट का, और सोर्स कितना है, वोल्टेज कितना है, 220 का है। दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। कह रहा है करंट क्या होगा, इसमें करंट अलग होगा, इसमें करंट अलग होगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है भाई। इसमें करंट अलग होगा, इसमें पहले इसमें करंट निकाल देता हूं। करंट VI होता है, तो बेटा I का फॉर्मूला क्या बन गया, ये जो है V डिवाइड में चला गया। पावर कितनी दे रखी है, 100, ये दे रखा है 220, यहां पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा। ये कितना दे रखा है आपका, ये दे रखा है 60, ये दे रखा है 220। यहाँ पर टोटल पावर कह रहा था, और टोटल पावर, टोटल करंट कह रहा था। टोटल करंट के लिए देख लेते हैं, I1 इसमें मान लेते हैं और I2 इसमें मान लेते हैं। यहाँ पर कितना है, 100 डिवाइड में 220, और यहाँ पर कितना है, 60 डिवाइड में 220। भाई डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 220 आ गया, और यहाँ पर 160 आ गया, 0 से 0 कट गया, 8 पे गया, 11 पे गया, 8 डिवाइड में 11। अब यहाँ पर पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट यहाँ पर 7 आ जाएगा, 77 फिर 3 0, ये 22, फिर आपका आ गया 80, फिर वो आंसर आ जाएगा 0.72। तो टोटल करंट कितना निकल करके आ गया, 0.72 एम्पियर निकल करके आ गया। सॉरी, यहाँ आपको पावर का फॉर्मूला लगाना था, मैं करंट निकाल रहा था, ठीक है, पावर के फॉर्मूले से आपको करना था, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, ये आपका एज अ होमवर्क है, मैंने आपको बोला ये आपको होमवर्क में करना है, और ये वाला भी आपको होमवर्क में ही करना होगा। कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत है तो बताएं। होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। बीच बीच में थोड़ा सा क्या हो जाता है कि तबीयत ख़राब होने की वजह से एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करो, बढ़िया से प्रैक्टिस करो ताकि एग्ज़ाम में अच्छा करें। बेस्ट ऑफ लक।